Hello friends, welcome back to Chalk and Talk classes. Hope you all are doing well. तो आज का हमारा टॉपिक है सीलोम ऑफ बेलेनोग्लॉसिस। बेलेनोग्लॉसिस की एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके काफ़ी सारे सिस्टम्स भी हम कवर कर चुके हैं। लाइक हमारा एंडोस्केलेटन हो चुका है, नर्वस सिस्टम हो चुका है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो चुका है। तो इसके बाद आज के टॉपिक के बाद हमारे दो टॉपिक और बचेंगे बेलेनोग्लॉसिस के अंदर, जो कि है हमारा ब्लड वास्कुलर सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लॉसिस। तो आज हम पढ़ेंगे बेलेनोग्लॉसिस के सीलोम के बारे में। मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप पहले जाके इसके बाकी वीडियोस देख लिए, जिससे कि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। कुछ नहीं तो इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी आप पहले देख लिए, क्योंकि इसके जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं उनको फिर आपको समझने में आसानी होगी, जो कि मैंने पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो चलिए मूव करते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। सीलोम ऑफ बेलेनोग्लॉसिस। पहले हम बात करेंगे कि सीलोम होता क्या है। जो हमारी बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल के बीच में है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस देखा जाता है, मतलब कि, तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे सीलोम बोलते हैं। सीलोम में हमारे बाकी सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच का जो स्पेस होता है हम उसे बोलते हैं सीलोम। तो उसी तरह से हमारे बेलेनोग्लॉसिस के सीलोम की अब हम बात करेंगे। The coelom of belanoglossys is enterocoelous and is lined with coelomic epithelium. इसका जो सीलोम होता है वो एंटीरोसीलस होता है। बेसिकली जो सीलोम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है शीजोसीलोम और दूसरा होता है एंटीरोसीलोम। ये जो हमारा एंटीरोसीलोम होता है, ये इट डेवलप्स एज ए लैटरल पाउच फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक गट, ठीक है ना। जो हमारा ओरियन होता है ये उसमें से पाउच लाइक स्ट्रक्चर की तरह डेवलप करता है। तो ये हमारा जो होता है वो एंटीरोसिलस होता है एनिमल, और ये जो है सीलोमिक एपिथेलियम से लाइन होता है या फिर पेरिटोनियम से लाइन होता है। ओके, इन एम्ब्रियो स्पेशियस सीलोम इज फाउंड विद डेफिनेट सीलोमिक एपिथेलियम, but soon during embryonic life the coelomic epithelium transform into connective tissue and smooth muscle fiber। ये जो इसकी वो है एपिथेलियम, जो है हमारी सीलोमिक एपिथेलियम, ये जो है मसल फाइबर्स और कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है आगे के स्टेजेस में, एडल्ट स्टेजेस में बेसिकली, ठीक है ना। ये इतनी रिड्यूस हो जाती है कि हमारी जो इसकी बॉडी वॉल होती है बेलेनोग्लॉसिस की, इतनी ज़्यादा ये स्प्रेड हो जाती है, मतलब कि हमारी जो बॉडी वॉल है वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा स्पेस कवर कर लेती है हमारे बेलेनोग्लॉसिस का, ठीक है। और यहाँ पे जो है सीलोम आप देख सकते हैं, यहाँ आप डायग्राम में दिखा रखी है। पहली है हमारी सीलोम, इसकी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहली है हमारी प्रोबोसिस सीलोम, दूसरी है हमारी कॉलर सीलोम और तीसरी है हमारी ट्रंक सीलोम। ओके, ये बेसिकली होती एक ही सीलोम है, बट ये एक सेप्टा से, इस सेप्टा से अलग अलग पार्ट्स में इसके डिवाइड होती है। जैसा कि हमारे बेलेनोग्लॉसिस के जो होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं। हमारा बेलेनोग्लॉसिस वर्म जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, विद प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है ना। इसमें अलग अलग सीलोम पाई जाती है। जो हमारी पहली सीलोम है वो है प्रोबोसिस सीलोम, दूसरी है हमारी कॉलर सीलोम, तीसरी है हमारी ट्रंक सीलोम। तो कुल मिला के इसमें 5 कैविटीज़ पाई जाती हैं सीलोम की। जो हमारी पहली है प्रोबोसिस, यानी कि उसमें एक ही कैविटी होती है, और जो कॉलर सीलोम है उसमें 2 कैविटीज़ होती हैं, जो कि डॉर्सल और वेंट्रल मिजेंट्री, यानी कि एक वो आप समझ सकते हैं एक सेप्टा टाइप का होता है, उससे वो सेपरेट होती हैं, ठीक है ना। और जो हमारा ट्रंक सीलोम होता है उसमें भी 2 कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, जो कि मिजेंट्री से सेपरेट होती हैं। Okay, it fills much of the original coelomic cavity in the proboscis. A pair of coelomic cavities is in the collar as well as in trunk. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रोबोसिस में एक सीलोम होती है, कॉलर में 2 सीलोम होती हैं और ट्रंक में भी 2 सीलोमिक कैविटीज़ होती हैं। होप दिस मच इज क्लियर टू यू। तो चलिए हम मूव करते हैं। अब पहले हम बात करेंगे प्रोबोसिस सीलोम की। दिस इज अनपेयर्ड प्रोबोसिस सीलोम, इसको हम प्रोटोसील भी बोलते हैं।
ठीक है ना। अनपेयर्ड का मतलब कि ये एक ही होती है, पर हमारा कॉलर और जो ट्रंक रीजन है उसमें दो दो सीलोम होती हैं, दो दो सीलोम कैविटीज होती हैं। ओके। It is greatly obliterated by connective tissue and muscle strands except for a small central space which is occupied by the proboscis complex. चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा यहाँ जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, और ये हमारे जो इधर वाले स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के बीच में, ये हैं हमारे मसल फाइबर्स। इन्हीं की वजह से जो उसकी बॉडी वॉल है, हमारे वर्म की बॉडी वॉल है, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। देखिए आप ये किस तरह से पूरे कैविटी में स्प्रेड हो गए हैं। यहाँ पे दिखाई है इन्होंने हमारी एपिडर्मिस, यहाँ पे है नर्वस लेयर, और ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बीच में हमारा है प्रोबोसिस कॉम्प्लेक्स। अब प्रोबोसिस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है आप जानते हैं क्या होता है, इसको हम अपने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। प्रोबोसिस कॉम्प्लेक्स में आता है हमारा बकल डाइवर्टिकुलम, हार्ट, पेरिकार्डियम एंड ग्लोमेरुलस। ये होता है हमारा प्रोबोसिस कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा रीजन हमारा इसका होता है प्रोबोसिस कॉम्प्लेक्स का, और बाकी सब जो है हमारी मसल फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब इसमें एक और पेक्यूलियर फीचर है, वो ये है कि हमारा जो प्रोबोसिस का सीलोम है वो एक प्रोबोसिस कैनाल के थ्रू बाहर को ओपन होता है। जी हाँ, ये फीचर आपको सिर्फ बेलेनोग्लॉसिस में ही मिलेगा। तो ये जो है एक पोर के थ्रू बाहर खुलता है। हमारा जो बेलेनोग्लॉसिस है उसके एक मिड डॉर्सल साइड पे आपको एक पोर कैनाल मिलेगा जिसके थ्रू ये बाहर को ओपन होता है। The proboscis coelom communicates with the outside through a proboscis canal and a proboscis pore situated mid-dorsally at the base of proboscis stalk. proboscis stalk के बेस पे प्रेजेंट होता है ये। अब मैंने आपको इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में ये बता रखा है कि प्रोबोसिस स्टॉक कहाँ होता है, कॉलरेट कहाँ होता है, प्रोबोसिस के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है ना, वही मैं बोल रही हूँ। अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा है इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी, तो आपको बहुत बखूबी ये समझ में आ जाएगा टॉपिक। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे बेलेनोग्लॉसिस का प्रोबोसिस सीलोम। अब मूव करते हैं हम इसके कॉलर सीलोम की तरफ। ये दे रखा है हमारा कॉलर सीलोम। देखिए आप डायग्राम को देखिए, इसकी लेबलिंग को ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो कैविटीज़ हैं। अब ये चूँकि ब्लैक एंड वाइट डायग्राम है तो इसको समझाना पड़ेगा मुझे आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, बीच में है हमारी बकल कैविटी। ओके, और उसके बराबर में आप देख सकते हैं यहाँ पे दो, ये है हमारी बकल कैविटी। ठीक है ना, और ये वाला जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रीजन है वो है हमारी पहली सीलोम कैविटी। किसकी, कॉलर की पहली सीलोम कैविटी। मैंने क्या बताया था, इसमें दो सीलोमिक कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। ये है हमारी पहली सीलोमिक कैविटी और ये है हमारी दूसरी सीलोमिक कैविटी। ओके, ये क्या है, यहाँ पे मसल फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं। जी हाँ, यहाँ पे भी वही चीज़ें प्रेजेंट होंगी जो कि हमारे प्रोबोसिस में प्रेजेंट थी। सिर्फ यहाँ पे हमारा प्रोबोसिस कॉम्प्लेक्स नहीं होगा क्योंकि वो हमारे प्रोबोसिस तक ही लिमिटेड है। ओके, यहाँ पे आपको अलग फीचर्स मिलेंगे। अब ये जो हमारी दोनों कैविटीज़ हैं ये जो हैं मिजेंट्री से सेपरेटेड होती हैं। ये देखिए, ये नीचे के पार्ट जो होगा हमारा वो वेंट्रल मिजेंट्री से सेपरेट होगा, और ऊपर का पार्ट जो होगा हमारा वो डॉर्सल मिजेंट्री से सेपरेट होगा। यहाँ पे लेबलिंग दे नहीं रखी है, पर ये देखिए, ये जो नोज लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये इसके ऊपर आप देखिए यहाँ पे एक सेप्टा प्रेजेंट है, वो है हमारी डॉर्सल मिजेंट्री। जिसको ये वाली जो डॉर्सल मिजेंट्री आप देख रहे हैं ये इनकम्प्लीट होती है। वो क्यों इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। क्या है वो, पेरीहीमल स्पेस प्रेजेंट है यहाँ पे, और क्या प्रेजेंट है, और हमारी डॉर्सल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है ना, तो इसी वजह से ये वाली जो हमारी, ध्यान करिएगा मेरी बात पे ध्यान दिएगा कि ये जो हमारी डॉर्सल मिजेंट्री है ये इनकम्प्लीट है, और जो हमारी वेंट्रल मिजेंट्री है ये कंप्लीट है। यहाँ पे मिजेंट्री के अलावा और कुछ भी नहीं प्रेजेंट है।
तो ये रहे फीचर्स हमारे कॉलर सीलोम के। चलिए एक बार देख लेते हैं हम फिर से। These are two sac-like coelomic cavities between the body wall and the alimentary canal known as collar coelom और mesocoel। इसको हम mesocoel भी बोलते हैं, ठीक है ना। Each collar coelom open outside by a collar pore। जैसा कि हमने प्रोबोसिस में देखा था, प्रोबोसिस में भी एक पोर होती है जो कि बाहर को ओपन होती है। ये काफ़ी पेक्यूलियर फीचर है हमारे बेलेनोग्लॉसिस का। ये फीचर आपको और किसी भी ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलेगा। सीलोम क्या है? सीलोम एक कैविटी है, हमारी इंटरनल कैविटी है, तो वो बाहर ओपन हो रही है। ये अपने आप में एक अजीब सी बात है। तो ये आपको सिर्फ बेलेनोग्लॉसिस में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी दो पोर्स प्रेजेंट होती हैं। इसकी जो दोनों कैविटीज़ हैं वो बाहर को ओपन होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है, ये कॉलर कैनाल है हमारे, जो कि बाहर को ओपन होते हैं। अब ये कहाँ पे होते हैं? ये फर्स्ट गिल पाउच के पास जाके ओपन होते हैं पोर कैनाल के थ्रू, हमारे कॉलर कैनाल के थ्रू ये जो हैं बाहर को ओपन होते हैं। अभी इसकी भी एक बात है जो मैं आपको अपनी लास्ट स्लाइड में सीलोमिक फ्लूइड में बताऊंगी इसके बारे में, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर हो गया है? कॉलर पोर कम्युनिकेट विद द फर्स्ट गिल पाउच इट्स साइड बाय अ पोर कैनाल। जो हमारा फर्स्ट गिल पाउच है ये उसके पास ओपन होती है एक पोर कैनाल से। वो पोर कैनाल हमारा क्या है? वो है हमारा कॉलर कैनाल। ओके। कॉलर सीलोम डू नॉट हैव कनेक्शन विथ प्रोबोसिस सीलोम। हमारे जो कॉलर सीलोम है उसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है प्रोबोसिस सीलोम से। ये जो है एक सेप्टा के थ्रू सेपरेट होते हैं। द राइट एंड लेफ्ट सीलोमिक कैविटीज आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय अ डॉर्सल एंड अ वेंट्रल मेसेंट्रीज, ठीक है ना, जो कि मेसेंट्रीज अभी मैंने आपको दिखाई। ऊपर वाला जो हमारे डॉर्सल सरफेस को पार्ट करेगी, जो हमारे डॉर्सल सरफेस पे में उसको हमारी सीलोमिक कैविटीज़ को पार्ट करेगी, वो क्या है? हमारी डॉर्सल मेसेंट्री है। और नीचे वाली आप देखिए यहाँ पे वेंट्रल मेसेंट्री है। तो ये सेपरेट करती हैं हमारी कॉलर की सीलोमिक कैविटीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है ट्रंक सीलोम। हमारे ट्रंक में भी दो कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं जो कि इनकम्प्लीट डॉर्सल और वेंट्रल मेसेंट्री से सेपरेट होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले दिखाया, कुछ इसी तरह से हमारे ट्रंक में भी कैविटीज सेपरेट होती हैं मेसेंट्रीज के थ्रू। आपको इनकम्प्लीट और कंप्लीट मेसेंट्री में फ़र्क समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया है, जो कि इन द ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन ईच कैविटी इज फर्दर डिवाइडेड बाय लेटरल सेप्टम इनटू अ डॉर्सल, लेटरल एंड वेंट्रोलेटरल कंपार्टमेंट। यहाँ पे जो है हमारे ट्रंक के 3 रीजन होते हैं ना, जबकि पहला रीजन हमारा होता है ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन। तो इसके जो 3 रीजन होते हैं वो भी सेप्टा से सेपरेट होते हैं। वो उसको डॉर्सल, लेटरल और वेंट्रोलेटरल कंपार्टमेंट में सेपरेट कर देते हैं। कोई चीज़ को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे आप सेप्टा ही देखेंगे, सेप्टा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके। जो और उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा ट्रंक सीलोम है वो हमारे कॉलर सीलोम से भी एक सेप्टा के थ्रू सेपरेट है। उस सेप्टा को हमने नाम दिया है कॉलर ट्रंक सेप्टम, जो कि हमारे ट्रंक को और कॉलर को सेपरेट करता है। उस सेप्टा का नाम क्या है? कॉलर ट्रंक सेप्टम। रिमेंबर दिस। ओके। द ट्रंक सीलोम इज ऑब्लिटेटेड बाय द ट्रंक मस्कुलेचर। इसमें भी वही सब मसल्स होती हैं, मसल फाइबर्स होते हैं, हमारे मसल फाइबर होते हैं हमारे। और तो चलिए अब दूसरा टॉपिक क्या है हमारा। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसका कोई डायग्राम नहीं अवेलेबल है, वरना वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आता, पर ये होती इसी की तरह है। ये जो हमारा कॉलर है ये इसी को रिजेंबल करती है। फ़र्क बस इतना होता है, वो जो होता है हमारा ट्रंक रीजन जो होता है वो बहुत ही यूनिफॉर्म होता है। इतना मतलब कि इतनी वेरिएशंस नहीं होती हैं इसमें इस तरह की। चलिए तो अब बात करेंगे हम अपने सीलोमिक फ्लूइड की। अब देखेंगे हम ये सीलोमिक फ्लूइड होता क्या है। द सीलोमिक फ्लूइड इज़ नथिंग बट द सी वाटर।
अब ये सी वाटर आता कहाँ से है? ये सी वाटर जो है ना इसके कैनाल्स के थ्रू आता है। जी हाँ, अभी मैंने आपको बताया था इसमें कुछ कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोबोसिस में हमारा एक कैनाल होता है जो कि कैविटीज़ से हमारे बाहर की तरफ ओपन होता है। उसी कैनाल के थ्रू ये सी वाटर हमारे वॉर्म में एंटर करता है। अब इसमें कितने कैनाल होते हैं? 3 कैनाल होते हैं। पहला होता है हमारा प्रोबोसिस में, जो कि मिड डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, उससे वाटर एंटर करता है। और 2 होते हैं हमारी कॉल्डर सीलोमिक कैविटी के कैनाल्स, पोर कैनाल्स होते हैं हमारे, उसी के थ्रू वाटर एंटर करता है। सी वाटर उसी के थ्रू एंटर करता है और वही जो है हमारे इसकी कैविटीज़ में फिल रहता है, जो कि इसको टर्जिड रखने में हेल्प करता है। हमारे वॉर्म को, हमारे बेलेनोग्लॉसिस को टर्जिड रखने में हेल्प करता है। द ट्रंक सीलोम इज फिल्ड विद वाटरी सीलोमिक फ्लूइड हैविंग अमीबॉइड सीलोमाइसीट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सीलोमिक एपिथेलियम। ट्रंक सीलोम का कुछ अलग मसला है यहाँ पे। जो हमारा ट्रंक सीलोम है उसमें तो कोई वो होता नहीं है, कोई पोर कैनाल नहीं होता है, ये कहीं पे भी नहीं ओपन होता है, ये बाहर को ओपन नहीं होता है। जो हमारा ट्रंक सीलोम है उसमें कोई भी पोर कैनाल नहीं प्रेजेंट होता है। तो अब हम इसके सीलोमिक फ्लूइड की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होते हैं अमीबॉइड सीलोमाइसीट्स। अब ये अमीबॉइड सीलोमाइसीट्स होते क्या हैं? जैसे हमारी बॉडी में ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट हैं, यानी कि हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स, हमारे जो WBCs हैं वो प्रेजेंट हैं, उसी तरह से इसमें अमीबॉइड सीलोमाइसीट्स प्रेजेंट होते हैं। उनका सेम फंक्शन होता है। क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में WBCs? यही ना कि वो कोई इलनेस को, कोई इन्फेक्शन को फाइट करने में हेल्प करते हैं। ये हमारा इम्यून सिस्टम है। पर ये जो लोअर लेवल के एनिमल्स होते हैं इनमें इतना प्रॉपर इम्यून सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है, तो इसमें कोई ना कोई तो अडाप्टेशन होगी ना। तो इसमें ये अमीबॉइड सीलोमाइसीट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे वॉर्म को, हमारे बेलेनोग्लॉसिस को इन्फेक्शन से या किसी भी तरह की इलनेस से फाइट करने में हेल्प करते हैं। जी हाँ, और ये बनते कैसे हैं? इसको हमारी सीलोमिक एपिथेलियम बनाती है। These are formed by the coelomic epithelium itself. ठीक है ना। Each coelomycete possesses a large vacuole. हर सीलोमाइट्स के पास हमारे लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। होप दिस मच इज क्लियर। आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।